बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ASP.NET कोर को यूज़ करते हुए MVC की एप्लीकेशन बनाते हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में बोला था कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ASP.NET वेब एप्लीकेशन जो MVC के अंदर MVC आर्किटेक्चर को यूज़ करते हुए वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो मैं MVC Visual Studio 2022 के अंदर हूँ। ये कम्युनिटी वर्जन मैंने इंस्टॉल कर लिया था, जैसा कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। कम्युनिटी वर्जन के अंदर मैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जाता हूँ। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जाके मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप इन ऑप्शन में से कोई ऑप्शन भी चूज़ करके अपनी वेब एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। इन एप्लीकेशंस के अंदर ये टेम्पलेट्स जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, इनके अंदर एक टेम्पलेट पड़ा हुआ है ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर। तो इस मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर को मैंने चूज़ किया और मैंने नेक्स्ट के बटन को क्लिक किया। ये मुझसे पूछ रहा है कि इसका नाम क्या रखना है, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ फॉर एग्जांपल डेमो एप्लीकेशन, डेमो MVC कोर एप्लीकेशन। ठीक है, अब मैंने डेमो MVC कोर इसका नाम रख दिया। इसको करने के बाद मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद अब आगे ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपने इसको जो है वो HTTPS के लिए कॉन्फ़िगर करना है या नहीं करना है। तो HTTPS के लिए मैं इसको कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा। फिल वक्त हम इनको तीनों जो चेक बॉक्सेस हैं इनको एम्प्टी छोड़ रहा हूँ, अनचेक छोड़ रहा हूँ। ये देखिए .NET फ्रेमवर्क .NET जो इस वक्त जो चल रहा है, वर्जन चल रहा है, वो 8.0 है। लॉन्ग टर्म सपोर्ट यानी कि 3 साल की सपोर्ट है। नवंबर 2023 से लेकर नवंबर 2026 तक इसकी सपोर्ट मौजूद है। ये हमने फ्रेमवर्क इस वक्त जो है वो सिलेक्टेड है। इसको नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे कि ये एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी और सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर आपको वो एप्लीकेशन नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये एप्लीकेशन क्रिएट होगी। अगर मैं सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके देखूं तो सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर ये टेम्पलेट्स जो है ना, ये जो हमने टेम्पलेट चूज़ किया था मॉडल व्यू कंट्रोलर, उसके मुताबिक उसने कंटेंट्स इसके अंदर प्लेस कर दिए हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक व्यू का फोल्डर है, एक मॉडल का फोल्डर है, कंट्रोलर का फोल्डर है, यानी कि MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर ये आर्किटेक्चर हमने तीनों को यूज़ कर लिया। अच्छा, मॉडल के अंदर सारे मॉडल्स यानी कि डेटाबेस के साथ जो कनेक्शंस बनने हैं वो डेटाबेस के टेबल्स की जो मिमिक्री करने वाली क्लासेस हैं वो मॉडल्स के अंदर पड़ी होंगी। और कंट्रोलर्स का काम है कि मॉडल्स और व्यूज़ का आपस में कनेक्शन एस्टेब्लिश करवाना, और व्यूज़ का काम है कि जो भी इंटरफेसेस हैं वो यूज़र को डिस्प्ले करवाना। अच्छा, इसके अलावा प्रोग्राम.cs ये इसका एंट्री पॉइंट है। जिस तरह कंसोल एप्लीकेशन के अंदर प्रोग्राम.cs एंट्री पॉइंट होता था, मेन मेथड होता था और मेन मेथड से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती थी, इसी तरह यहाँ से भी आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने के लिए आपका ये एंट्री पॉइंट है। अगर आप इस प्रोग्राम फाइल को देखें प्रोग्राम.cs को, तो इसके अंदर वेब एप्लीकेशन का क्रिएट बिल्डर उसने क्रिएट किया है और उस बिल्डर के अंदर अगर आप देखें तो ये builder.build जब वो मेथड कॉल किया है तो ये वेब एप्लीकेशन इसको रिटर्न हो जाएगी। वेब एप्लीकेशन रिटर्न होगी तो वेब एप्लीकेशन के ये कुछ जो है वो मिडलवेयर पाइपलाइंस हैं। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे काम करती है और इनका क्या मकसद होता है। और ये उसका मैप कंट्रोलर रूट है कि किस तरह से आपके URL के अंदर वो URL बनेगा, यानी कि कंट्रोलर आएगा, आगे एक्शन मेथड का नाम आएगा, आएगी ID आएगी। तो ID के आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मीन्स कि ये ऑप्शनल है। बहरहाल ये सारी चीज़ें आपको अभी शायद समझना है, हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ऐप डॉट रन करेंगे तो ये एप्लीकेशन जो है ये रन हो जाएगी, यानी कि ये वेब एप्लीकेशन जो आपने क्रिएट की थी ये एप्लीकेशन रन हो जाएगी। अच्छा, चले अभी हम जो है ना वो देख लेते हैं कि कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर क्या पड़ा हुआ है। तो कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर हम देखेंगे तो कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर हमारे पास एक कंट्रोलर पड़ा हुआ है होम कंट्रोलर.cs, यानी कि ये कंट्रोलर जितने भी हैं ये CS की क्लासेस ही होती हैं। इन क्लासेस की खास बात ये होती है ये कंट्रोलर क्लास की चाइल्ड क्लासेस होती हैं और इनके पोस्ट फिक्स होता है कंट्रोलर, यानी कि अगर होम का आपने कंट्रोलर बनाना है तो होम कंट्रोलर उसका नाम होगा। अगर आपने अकाउंट के बारे में अकाउंट का कंट्रोलर बनाना है तो अकाउंट कंट्रोलर उसका नाम होगा। इसी तरह अगर एम्प्लॉइज़ की इंफॉर्मेशन को आपने व्यूज़ के ऊपर डिस्प्ले करवाना है या मॉडल्स के अंदर जो है उसको अपडेट करना है तो वो जो कंट्रोलर बनाएंगे उसका नाम होगा एम्प्लॉइज़ कंट्रोलर। ठीक है, इस तरह से ये कंट्रोलर उसका पोस्ट फिक्स होगा, जो भी कंट्रोलर होगा वो पोस्ट फिक्स उसका कंट्रोलर होगा, यानी कि होम कंट्रोलर.cs। अगर इस क्लास को ओपन करें तो ये देखिए ये चाइल्ड क्लास है कंट्रोलर क्लास की, होम कंट्रोलर इज चाइल्ड क्लास ऑफ कंट्रोलर क्लास। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर ये जिस तरह ये आई एक्शन रिजल्ट है ना, इंडेक्स है, आई एक्शन रिजल्ट प्राइवेसी है, ये इसके एक्शन मेथड्स कहलाते हैं। तो ये एक्शन मेथड्स हम आगे चल के बात करते हैं। अभी फ़िलहाल देख लें कि इसके अंदर 2 एक्शन मेथड्स हैं, एक इंडेक्स का है, एक प्राइवेसी का है, होम कंट्रोलर क्लास के अंदर। ठीक है ना, इंडेक्स और प्राइवेसी।
अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो व्यूज़ के अंदर देखें तो व्यूज़ में भी होम कंट्रोलर के अगेंस्ट एक फ़ोल्डर बना हुआ है जिसका नाम है होम। जो कंट्रोलर का नाम होता है, यानी कि होम कंट्रोलर है तो होम के नाम से एक फ़ोल्डर होगा व्यूज़ के अंदर। एम्प्लॉइज़ कंट्रोलर है तो एम्प्लॉइज़ के नाम से एक फ़ोल्डर होगा व्यूज़ के अंदर। अगर अकाउंट कंट्रोलर है तो अकाउंट के नाम से एक फ़ोल्डर होगा व्यूज़ के अंदर। तो इस तरह से ये इसकी हायरार्की होती है कि इस तरह से फ़ोल्डर का स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया होता है कि जिस नाम का कंट्रोलर है उसी नाम से एक फ़ोल्डर व्यूज़ के अंदर बन जाता है और उस कंट्रोलर ने जितने भी व्यूज़ रेंडर करवाने होते हैं वो उस कंट्रोलर के फ़ोल्डर के अंदर सारे के सारे व्यूज़ पड़े होते हैं। जिस तरह इंडेक्स और ये आपने देखा था होम कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स और प्राइवेसी, ये दो एक्शन मेथड्स थे। इन दोनों एक्शन मेथड्स ने क्या रिटर्न करना है? व्यू रिटर्न करना है। तो अगर आप देखें तो होम कंट्रोलर का ये जो व्यूज़ हैं, व्यूज़ के अंदर होम का जो फोल्डर है उसके अंदर देखेंगे तो दो आपके व्यूज़ पड़े हुए हैं, index.cshtml और privacy.cshtml। cshtml जो एक्सटेंशन है ये बता रही है कि ये C# और HTML का मिक्सचर है, यानी कि ये जो व्यूज़ होते हैं इसकी एक्सटेंशन cshtml है। तो इट मीन्स कि इसके अंदर आप HTML भी लिख सकते हैं और C# का कोड भी लिख सकते हैं। अगर मैं index.cshtml के अंदर देखूं तो index.cshtml जो है ना उसके अंदर ये थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है, जो डिफ़ॉल्ट कोड लिखा हुआ है कि व्यू डाटा के अंदर टाइटल पास किया हुआ है होम पेज और आगे कुछ जो बूटस्ट्रैप की क्लासेस का वो वाला दिया गया है कि क्लास टेक्स्ट सेंटर है, आगे H1 है, क्लास डिस्प्ले 4, ये भी उसकी जो बूटस्ट्रैप की क्लासेस है उनका है। H1 के अंदर वेलकम लिखा हुआ है और एक पैराग्राफ है लर्न अबाउट और आगे एक रेफरेंस दिया हुआ है, एक एंकर टैग दिया हुआ है बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन। अगर मैं इसको रन कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, मेरे ख्याल में हमें समझ आ जाएगी। तो मैं इसको कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ। कंट्रोल F5 प्रेस करने से ये स्टार्ट होगा विदाउट डिबगिंग। हम डिबगिंग नहीं कर रहे हैं, हम एप्लीकेशन को रन करके देखना चाहते हैं विदाउट डिबगिंग। तो ये देख रहे हैं आप कि ये मेरी एप्लीकेशन जो है ये बिल्ड हो रही है। बिल्ड होके ये बताएगी, यहाँ पे आ जाएगा कितने जो है वो सक्सेसफुल, कितने एरर्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। ये मेरा कंसोल होस्ट स्टार्ट हो गया है। कंसोल होस्ट स्टार्ट होके ये हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गई है और एप्लीकेशन डिप्लॉय होके देखिए लोकल होस्ट के ऊपर 5244 पोर्ट के ऊपर जो है ना ये ऑटोमेटिकली वो पेज रेंडर हो गया। कौन सा पेज रेंडर हो गया? वही जो होम कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड था, जो इंडेक्स मेथड ने व्यू रिटर्न किया था, वो वाला व्यू जो यहाँ पे रेंडर हो गया है। आपने देखा था कि वहाँ पे H1 था, वेलकम लिखा हुआ था और आगे लर्न अबाउट और एंकर टैग लगा हुआ था जिसके अंदर लिखा हुआ था बिल्डिंग वेब एप्स विद ASP.NET कोर। ठीक है, अगर आप इसको दोबारा देखना चाहें तो ये देख सकते हैं। ये अभी भी ये ओपन है index.html। तो index.cshtml के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये होम पेज जो है ना ये उसका टाइटल है। अगर आप यहाँ पे देखें ब्राउज़र के अंदर तो ब्राउज़र में भी आपको ये नज़र आएगा कि ये होम पेज और डेमो MVC कोर ये हमारी एप्लीकेशन का नाम है और ये जो टाइटल वहाँ से हमने अपने व्यू को दिया था व्यू डाटा के अंदर, वो टाइटल यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये हम देखेंगे ये टाइटल कैसे रेंडर हो रहा है और कहाँ से इसको हम यहाँ पे भेज रहे हैं, लेकिन फिल वक्त जो है ना वो अब देख लें कि वो व्यू यहाँ पे रेंडर हो रहा है। ठीक है ना। इसके अंदर होम और प्राइवेसी ये दो आपके मेन्यूज़ हैं। होम के अंदर तो फिल वक्त है, अगर प्राइवेसी के अंदर जाएंगे तो ये प्राइवेसी पॉलिसी ये उसका दूसरा व्यू है जो होम कंट्रोलर के अंदर पड़ा हुआ था। अगर आप इसके देखें अपने URL को तो लोकल होस्ट है, आगे पोर्ट नंबर है, आगे कंट्रोलर का नाम है, ये होम कंट्रोलर का नाम है और उस कंट्रोलर के अंदर प्राइवेसी ये उसका एक्शन मेथड है जो एग्जीक्यूट होगा और एक्शन मेथड एग्जीक्यूट होने पे जो व्यू रिटर्न करेगा वो व्यू है privacy.cshtml। ये privacy.cshtml इस वक्त हमारे सामने रेंडर है। अगर मैं जाके देखना चाहूँ कि privacy.cshtml के अंदर था क्या, तो मैं privacy.cshtml को ओपन करके ये देख सकता हूँ कि इसके अंदर भी व्यू डाटा में टाइटल उसने पास किया हुआ है प्राइवेसी पॉलिसी। तो जहाँ पे होम पेज था वहाँ पे अब नज़र आ रहा होगा प्राइवेसी पॉलिसी, यानी कि आपके वो जो टॉप पे नज़र आ रहा था होम पेज और डेमो MVC कोर, वहाँ पे अब लिखा होगा प्राइवेसी पॉलिसी डेमो MVC कोर। अच्छा, उसके अलावा वो कहते हैं H1 के अंदर व्यू डाटा से टाइटल लेके, व्यू डाटा के टाइटल के अंदर क्या पड़ा हुआ प्राइवेसी पॉलिसी, तो वही टाइटल लेके वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है H1 के अंदर। और उसके बाद यूज़ दिस पेज टू डिटेल योर साइट्स प्राइवेसी पॉलिसी, ये एक पैराग्राफ के अंदर उसने इसको डिस्प्ले करवा दिया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो @ और ये ब्रैकेट्स लगा के वो C# के कोड के अंदर चला जाता है। अगर C# के कोड को एक्सेस करना होता है तो @ लगा के ये जिस तरह व्यू डाटा के टाइटल को एक्सेस किया है, ये C# के कोड को उसने एक्सेस किया है।
यानी कि सी शार्प के कोड को एक्सेस करने के लिए @ सिंबल लगाते हैं और आगे सी शार्प का कोड लिखना शुरू कर देते हैं। अगर वो वैसे जो है वो HTML का कोड चलाना हो तो विदाउट @ सिंबल के वो HTML का कोड ही रेंडर होता है। तो अगर आप इस पेज को देखेंगे तो ये पेज आपको यहाँ पे नज़र आएगा, जिस तरह से ये नज़र आ रहा है। प्राइवेसी पॉलिसी ये व्यू डाटा से ही उसने टाइटल लेके यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है, यूज़ दिस पेज टू डिटेल योर साइट्स प्राइवेसी पॉलिसी। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये हमारे MVC का डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर है। अभी हम आगे चल के जब हम अगली देखेंगे कि हम अपने कंट्रोलर्स कैसे ऐड कर सकते हैं, उन कंट्रोलर्स के अंदर एक्शन मेथड्स कैसे ऐड कर सकते हैं और उन एक्शन मेथड्स के अगेंस्ट व्यूज़ कैसे रेंडर कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें डिटेल के साथ समझ आ जाएंगी। लेकिन अगर फिल वक्त मैं इसमें एक थोड़ी सी चेंजिंग करके हम इसको देखना चाहें कि ये कैसे रेंडर होता है, तो लेट्स सपोज मैं इसके अंदर एक कंट्रोलर ऐड करता हूँ। ये मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके ऐड को चूज़ किया और यहाँ पे मैंने कंट्रोलर को चूज़ कर लिया। मैं एक कंट्रोलर ऐड करने लगा हूँ, ठीक है। इस कंट्रोलर का नाम कुछ भी रखा जा सकता था, मैं इस कंट्रोलर का नाम रख लेता हूँ टेस्ट कंट्रोलर, ठीक है। ये मैंने एम्प्टी कंट्रोलर को ही ऐड किया और इसका नाम मैं रखता हूँ टेस्ट कंट्रोलर। यहाँ पे कंट्रोलर जो है वो उसका वो होगा, कंट्रोलर उसका पोस्ट फिक्स होगा, तो इस वजह से उसका नाम इसी तरह बनेगा टेस्ट कंट्रोलर। इसको मैंने ऐड किया। टेस्ट कंट्रोलर को ऐड करने पे ये कंट्रोलर आपको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा एडिटर के अंदर। इसके अंदर ये देखिए ऑटोमेटिकली एक एक्शन मेथड लिखा हुआ है इंडेक्स के नाम से और ये व्यू रिटर्न कर रहे हैं। और ये व्यू रिटर्न जो कर रहा है ये अभी अगर हम देखें तो ये व्यू रेंडर्ड नहीं होगा। अगर हम देख लें कि ये टेस्ट कंट्रोलर हमने यहाँ पे तो बना लिया है, लेकिन सॉल्यूशन में जाके व्यूज़ के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे व्यू के अंदर होम कंट्रोलर के व्यूज़ पड़े हुए हैं और शेयर्ड व्यूज़ पड़े हुए हैं। यहाँ पे आपके टेस्ट का व्यू नहीं पड़ा हुआ, सिर्फ हमने कंट्रोलर अभी ऐड किया है। टेस्ट कंट्रोलर ऐड करने से यह कंट्रोलर यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने इस कंट्रोलर को ऐड किया और इस कंट्रोलर को ऐड करने से हम इस व्यू से व्यू को रिटर्न करवाने की बजाय एट द मोमेंट हम इसे एक स्ट्रिंग रिटर्न करवाते हैं। तो एक स्ट्रिंग रिटर्न करवाने के लिए मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप की जगह पे यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग, इसका नाम इंडेक्स ही रहने दें। और यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न करनी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू टेस्ट पेज, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग यहाँ पे दे देते हैं जस्ट टेस्ट करने के लिए कि इसका रिज़ल्ट कैसे आएगा। तो मैंने लिख दिया वेलकम टू द टेस्ट पेज, ये मैंने लिखा। अब इस इंडेक्स को मैंने एक्सेस कैसे करना है। अब ये व्यू तो हमने बनाया नहीं है, तो ये जो आपकी स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग को एक्सेस कैसे करना है, यानी कि इस एक्शन मेथड को एग्जीक्यूट कैसे करवाना है। ये बिल्कुल जिस तरह हमने वैसे एग्जीक्यूट करवाया था होम कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड, उसी तरह इसको एग्जीक्यूट करवाना है। लेकिन अब ये बात ध्यान में रखनी है कि होम कंट्रोलर वाज डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर, उसको उसके मेथड को एक्सेस करने के लिए या उसके इंडेक्स मेथड को खासकर एक्सेस करने के लिए आपको URL के अंदर कंट्रोलर और एक्शन मेथड देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट URL था, ठीक है। अगर आप ये देखना चाहें कि डिफ़ॉल्ट URL से मुराद क्या है तो program.cs के अंदर चले जाएं और यहाँ पे देखिए ये उसने डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है कि कंट्रोलर होगा। अगर कंट्रोलर नहीं दिया जाता तो होम कंट्रोलर ही डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर होगा। उसके बाद स्लैश लगा के आप एक्शन मेथड देंगे। अगर एक्शन मेथड नहीं दिया जाता तो इंडेक्स एक्शन मेथड होगा। तो इट मीन्स कि होम कंट्रोलर का इंडेक्स एक्शन मेथड तो डिफ़ॉल्ट एक्शन मेथड था, लिहाजा URL के अंदर ये देने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर आप टेस्ट कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड लगाना चाहते हैं तो टेस्ट कंट्रोलर आपको देना पड़ेगा। तो ये देखिए मैं जाता हूँ दोबारा, मैंने इसको उसके अंदर ब्राउज़र के अंदर रेंडर किया। मैंने किया कंट्रोल F5 को प्रेस किया तो ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी जो हमें नज़र आ रही है। यहाँ पे मैंने जाके अब होम कंट्रोलर की बजाय टेस्ट कंट्रोलर को एक्सेस करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ट, ये कंट्रोलर का नाम था। आगे उसका इंडेक्स मेथड, बाय डिफ़ॉल्ट जो मेथड होता है वो इंडेक्स होता है। एक्शन मेथड जो है वो आपने देख ही लिया कि डिफ़ॉल्ट एक्शन मेथड इंडेक्स होता है, लिहाजा इंडेक्स देने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने ये टेस्ट लिख के इसको एक्सेस किया URL के अंदर, तो वेलकम टू द टेस्ट पेज, ये वही स्ट्रिंग है जो हमने एक्शन मेथड से रिटर्न करवाई है। तो अगर मैं इस एक्शन मेथड से एक स्ट्रिंग रिटर्न करवाने की बजाय यहाँ पे कोई URL पास करना चाहूँ, ये देखें ना ये टेस्ट है, इसमें अगर मैं ID पास करना चाहूँ, आपको पता है ID एक ऑप्शनल पैरामीटर उसने दिया हुआ था। ये देखें कंट्रोलर होगा, उसके बाद एक्शन मेथड होगा, एक्शन मेथड के बाद ID ऑप्शनल है। ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि ID दी जा सकती है। अगर कोई देना चाहे तो उस ID को हम एक्सेस भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं इस ID को अगर एक्सेस करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि इंट ID भी पास की जा सकती है, ठीक है।
और मैं यहाँ पे इसके साथ अपेंड कर देता हूँ बैकस्लैश n, अगली लाइन पे जाके मैं आईडी दे देता हूँ कि आईडी इज़ इक्वल टू, यानी कि सिंपल हम जस्ट आईडी को एक्सेस करके यहाँ पे देना चाहते हैं कि आईडी एक्सेस हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया आईडी। अब ये आईडी यहाँ पे जो भी यूज़र यूआरएल के अंदर पास करेगा वो आईडी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। इसको मैं सेव करके इसको दोबारा वही काम करता हूँ कि कंट्रोल के साथ F5 को प्रेस करता हूँ। ये एप्लीकेशन रेंडर हो गई है। इस एप्लीकेशन के अंदर मैं जाके दोबारा वही टेस्ट को एक्सेस करता हूँ। ये मैंने लिख दिया जी /टेस्ट। ये क्या है? ये हमारे कंट्रोलर का नाम है। उसके अंदर ये इंडेक्स हमारा एक्शन मेथड है और उसके अंदर मैं आईडी जो पास करना चाहता हूँ वो 5 है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि वेलकम टू द टेस्ट पेज और आईडी इज़ इक्वल टू 5, यानी कि यहाँ से वो इस आईडी को लेके यहाँ पे डिस्प्ले कर सकता है। इसके अलावा जिस तरह हमने यहाँ पे आईडी पास की, ये आईडी तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर था, वो था भी उसका ऑप्शनल पैरामीटर था कि यूज़र अगर पास करे या ना करे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ पे आईडी पास नहीं करता और इस पेज को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, ये फिर भी एक्सेस हो जाएगा और फिर वो डिफ़ॉल्ट जो आईडी है वो 0 उसकी, यानी कि अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो न्यूमेरिक वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज़ कर देते हैं तो वो 0 यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर आप आईडी यहाँ पे देंगे तो वो आईडी यहाँ पे रिटर्न होगी। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे अगर कोई और पैरामीटर्स आईडी के अलावा पास करने हों तो मैं वो भी पास कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्ट्रिंग नेम। अब ये नेम जो है ना ये भी यूज़र यहाँ पे पास कर सकता है। वो कैसे पास कर सकता है? क्योंकि स्ट्रिंग के थ्रू पास कर सकता है। और वो नेम को मैं यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए दोबारा /n लगाता हूँ, ये अपेंड करता हूँ इसके साथ /n। अगली लाइन पे चला गया। अगली लाइन पे जाके मैंने लिखा नेम इज़ इक्वल टू, अब जो नेम यूज़र पास करेगा वो यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा जो भी नेम यूज़र ने पास किया। अब यूज़र नेम पास कैसे करेगा? यानी कि आईडी तो ऑप्शनल पैरामीटर यूआरएल के अंदर दिया गया था, जो उसका डिफ़ॉल्ट यूआरएल का मैकेनिज़्म या वो जो कंट्रोलर को मैप करना था रूट के ऊपर, मैप कंट्रोलर रूट, उसके अंदर उसने दिया था कि कंट्रोलर का नाम आएगा, फिर एक्शन का नाम आएगा, फिर आईडी पैरामीटर आएगा, लेकिन नेम पैरामीटर का तो नहीं बताया। तो नेम पैरामीटर को कैसे पास करेंगे? ये क्यूरी स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे। ये देखें यहाँ पे मैं चला गया दोबारा अपने इसको कंट्रोल के साथ मैंने F5 को प्रेस किया। ये मेरी एप्लीकेशन रेंडर हो गई है। एप्लीकेशन रेंडर होने के बाद अब मैंने यहाँ पे दोबारा टेस्ट के अंदर गया। ये हमारा कंट्रोलर है। टेस्ट के बाद इंडेक्स एक्शन मेथड पे गया। ये हमारा वो एक्शन मेथड है जिसने वो स्ट्रिंग रिटर्न करनी थी। और इस एक्शन मेथड के अंदर हमने कहा कि इसके अंदर मैंने कोई आईडी पास करनी है और आईडी पास करने के बाद मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। इट मीन्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्यूरी स्ट्रिंग पैरामीटर। तो यहाँ पे मैं क्यूरी स्ट्रिंग पैरामीटर जो नाम आपने वहाँ पे रखा था, हमने ना वहाँ पे नेम रखा था ना एक पैरामीटर का नाम, तो वो नेम पास करेंगे। नेम इज़ इक्वल टू यहाँ पे जो नाम देंगे वो नाम जो है ना आपने क्यूरी स्ट्रिंग पैरामीटर के तौर पे पास कर दिया। अगर आप एंटर करेंगे तो आप देखें कि ये उसने वो नाम वहाँ से एक्सेस कर लिया, क्यूरी स्ट्रिंग पैरामीटर से वो नाम गेट कर लिया। तो इस तरह यूआरएल के थ्रू आप वैल्यूज़ पास कर सकते हैं किसी भी कंट्रोलर के एक्शन मेथड को। आगे वो कंट्रोलर का एक्शन मेथड अगर डाटाबेस से कोई वैल्यूज़ उस आईडी के अगेंस्ट फेच करना चाहता है या अपडेट करना चाहता है या उसके अंदर इंसर्ट करना चाहता है, तो ये बहुत ही सिंपल मैकेनिज़्म है कि आप यूआरएल के थ्रू आप क्यूरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स पास करते हैं और क्यूरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स जो है वो सिंपल जाके उन्हीं नामों के साथ पैरामीटर्स आप फंक्शन के आर्गूमेंट्स के तौर पे लिख लेते हैं। जो एक्शन रिजल्ट्स होते हैं, एक्शन मेथड्स होते हैं, उन एक्शन मेथड्स के आर्गूमेंट्स के तौर पे आप उनको लिख लेते हैं उन्हीं नामों से। जिस तरह ये नेम था ना क्यूरी स्ट्रिंग पैरामीटर, तो नेम के नाम से ही एक आर्गूमेंट आपने वहाँ पे लिख लिया अपने एक्शन मेथड के अंदर और वो नेम नाम से आर्गूमेंट जो है वो वैल्यू ले आएगा जो क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर आप पास कर रहे हैं और वैल्यू वहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। हमने तो यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले करवाई है। आप इस वैल्यू को डेटाबेस में स्टोर भी कर सकते हैं, डेटाबेस में वैल्यूज़ को अपडेट करने के लिए काम ला सकते हैं और डेटाबेस से वैल्यू किसी को डिलीट करने के काम भी आ सकती है। इस तरह से हमने यहाँ से स्ट्रिंग रिटर्न करवाई है। अगर आप यहाँ से स्ट्रिंग की बजाय एक व्यू रिटर्न करवाना चाहें तो व्यू रिटर्न करवाने के लिए आप आई एक्शन रिजल्ट, ये एक इंटरफेस है आई एक्शन रिजल्ट, उस इंटरफेस को आप यहाँ से रिटर्न करवाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एरर आना शुरू कर दिया इसने। एरर आ गया यहाँ पे कि यहाँ पे अपने व्यू रिटर्न करना है। ये व्यू क्या चीज़ है? ये कंट्रोलर क्लास का एक मेथड है, वो आप कॉल कर रहे हैं तो हम उस व्यू को यहाँ से रिटर्न करवा देते हैं। ठीक है जी, सिंपल। बस इतना सा काम करने से
अब वो व्यू रिटर्न हो जाएगा। अब वो हमारी स्ट्रिंग रिटर्न नहीं होगी, वो व्यू रिटर्न होगा। अब वो व्यू रिटर्न होगा, लेकिन व्यू यहाँ पे बना नहीं है, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं। अगर व्यूज़ में जाके देखेंगे तो व्यूज़ के अंदर तो होम कंट्रोलर के व्यूज़ पड़े हुए हैं और कुछ शेयर्ड व्यूज़ पड़े हुए हैं। टेस्ट कंट्रोलर के जो व्यूज़ हैं वो यहाँ पे नहीं पड़े हुए। तो अगर मैं इसको राइट क्लिक करूँ, राइट क्लिक करके मैं कहता हूँ ऐड व्यू, ठीक है ना, कि मैं व्यू ऐड करना चाहता हूँ, इस तरह से भी मैं व्यू को ऐड कर सकता हूँ। और दूसरा तरीका वही है कि मैं यहाँ से जाके एक फ़ोल्डर बनाऊँ और फोल्डर बना के उन व्यूज़ को ऐड करूँ। देखिए व्यू के अंदर फोल्डर बनाया, ये देखिए मैंने एक फ़ोल्डर ऐड किया, न्यू फोल्डर, और उस फोल्डर का नाम मैंने क्या रखना है, टेस्ट, क्योंकि टेस्ट कंट्रोलर के व्यूज़ दिख रहे हैं ना इसके अंदर, तो मैंने इसका नाम रखा टेस्ट। अब इस टेस्ट फोल्डर के अंदर मैं एक व्यू क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने ऐड किया, न्यू आइटम को ऐड कर लेता हूँ, ऐड न्यू आइटम, और यहाँ से ये सारे के सारे टेम्पलेट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर आपको ये कम्पैक्ट व्यू नज़र आ रहा हो, जिस तरह से ये इस तरह का व्यू नज़र आ रहा हो, तो आप शो ऑल टेम्पलेट्स करके ये सारे के सारे टेम्पलेट्स देख सकते हैं। इन टेम्पलेट्स में से आपने यहाँ पे लिखना है व्यू, कि हम व्यू ऐड करना चाहते हैं। तो ये देखें, ये रेजर व्यूज़ आपको यहाँ पे नज़र आने शुरू हो गए। एम्प्टी व्यू को हम ऐड कर लेते हैं, फिर वक्त एम्प्टी व्यू को ऐड करते हैं, बाद में हम देखेंगे कि ये स्ट्रांगली टाइप्ड व्यूज़ जो है वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल हमने एक एम्प्टी व्यू को ऐड किया, वो कहता है index.cs.html रख दूँ इसका नाम। तो आपको याद होगा हमारे टेस्ट कंट्रोलर के अंदर जो डिफ़ॉल्ट एक्शन मेथड एक बना था, उसका नाम भी इंडेक्स ही था, लिहाजा हम इसका नाम भी वही रखेंगे, index.cs.html। अगर हम वहाँ पे किसी और नाम से एक्शन मेथड लिखेंगे तो यहाँ पे व्यू का नाम भी हम वही रखेंगे जो उस एक्शन मेथड का नाम था, ठीक है जी। ऐड करते हैं इसको। ऐड करने से ये व्यू हमारा एक रेंडर हो गया। यहाँ पे वो कह रहा है कि क्या करना है, आपने जो काम करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं सिंपल एक हेडिंग टैग जो है ना वो यहाँ पे H1 डिस्प्ले कर देता हूँ, वेलकम टू द व्यू, ठीक है जी। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू माई व्यू। तो ये जो है ना वेलकम टू माई व्यू यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ जाएगा जब इस पेज को रेंडर करेंगे। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद दोबारा गया और दोबारा जाके मैंने इस कंट्रोलर के अंदर भी मैंने वो व्यू को इसको सेव कर दिया, यानी कि अब व्यू को रिटर्न कर रहा हूँ, और मैंने कंट्रोल के साथ F5 को प्रेस किया। तो ये अब हमारी एप्लीकेशन लोड हो गई है। इस एप्लीकेशन के अंदर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टेस्ट को एक्सेस करूँ, टेस्ट के अंदर मुझे एक्सेस करना है इंडेक्स मेथड को। इंडेक्स मेथड के अंदर अगर मैं कोई उसकी वो वैल्यू देना चाहूँ, अब ये देखिए ये जो आईडी है, ये आईडी मैंने पास की थी या क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर नाम पास किया था, ये मैं नहीं पास करता। अब ये देखिए मैंने वहाँ पे आर्गूमेंट के तौर पे तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे नहीं पास कर रहा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नहीं पास कर रहा और इसको मैं गेट करने की कोशिश करूँगा, तो ये सारे आप गेट एक्शन मेथड ही कॉल कर रहे हैं ना, ये गेट रिक्वेस्ट है। हम इन रिक्वेस्ट को भी पढ़ेंगे, गेट रिक्वेस्ट क्या होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, लेकिन ये मैंने इंडेक्स एक्शन मेथड को कॉल किया तो अब उसने वो स्ट्रिंग नहीं रिटर्न करवानी थी, अब बस उसने व्यू रिटर्न करवाना था। तो ये वेलकम टू माई व्यू, ये वो व्यू है जो हमने वहाँ पे रेंडर करके आए हैं अभी, और उसके अंदर हमने एक H1 टैग के जरिए वेलकम टू माई व्यू डिस्प्ले करवाया था, वो डिस्प्ले यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अगर जो है वो मैं एक्शन मेथड जो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं कह रहा था ना ये इंडेक्स एक्शन मेथड तो ऑटोमेटिकली रिटर्न होता है। अगर मैं कोई और एक्शन मेथड लिंक बनाना चाहूँ, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर लेता हूँ और इस व्यू का नाम मैं रख लेता हूँ अनदर व्यू, ठीक है, अनदर। अब ये अनदर जो है ना, ये देखिए यहाँ पे ज़रा उसका भी उसी तरह वही प्रोसेस है व्यू को क्रिएट करने का, लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से यानी कि इसको राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके ऐड व्यू पे जाएं, तो ये ऐड व्यू आ गया। ये रेजर व्यू एम्प्टी आपने जिस तरह पहले ऐड किया था उसी तरह आपने इसको ऐड किया। ये ऐड करने से आप देखें कि वो कह रहा है कि इसका नाम क्या रखना है, इंडेक्स 1 रखना है। नहीं, मैं इसका नाम इंडेक्स 1 नहीं रखूँगा। अब मैं इसका नाम क्या रखूँगा, इसका नाम रखूँगा another.cs.html, another.cs.html, कि जिस नाम से हमारा एक्शन मेथड है उसी नाम से मैंने व्यू को क्रिएट कर लिया, ठीक है जी। ये व्यू क्रिएट हो गया। इसमें भी जाके मैं उसी तरह एक H1 टैग लगा देता हूँ। H1 टैग के अंदर जाके मैं डिस्प्ले कर देता हूँ कि वेलकम टू अनदर व्यू, ठीक है जी। इसको सेव किया कंट्रोल S के साथ, सेव करके ये टेस्ट कंट्रोलर को भी मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैंने इसको दोबारा कंट्रोल F5 प्रेस किया। कंट्रोल F5 प्रेस करने से ये ब्राउज़र के अंदर रेंडर हो जाएगा और ब्राउज़र के अंदर रेंडर होकर ये मुझे नज़र आएगा। तो उस वक्त हम देख लेते हैं कि अब अगर मैं इसके अंदर
देखिए टेस्ट के अंदर इंडेक्स की बजाय मैं एन अदर पे जा रहा हूँ, एन अदर एक्शन मेथड को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा एन अदर, तो ये वो एक्शन मेथड एग्जीक्यूट होगा। जब वो एक्शन मेथड एग्जीक्यूट होगा तो वो रिटर्न करेगा एक व्यू, और उस व्यू के अंदर हमने h1 टैग लगाया हुआ है। अगर मैं इसको करूँगा, ये देखिए वेलकम टू अनदर व्यू जो है ना, ये वो वाला व्यू रेंडर हो गया है जो हमने अभी व्यू ऐड किया है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह देखेंगे कि इन व्यूज़ के अंदर अगर हम डेटाबेस से या कोई कलेक्शन को अगर हम इन व्यूज़ के अंदर डिस्प्ले करना चाहें, या इन व्यूज़ के अंदर जो सिर्फ अभी हम h1 ही लगा रहे हैं, अगर C# का कोड मिक्स करके लगाना चाहें तो वो कैसे होगा, या लिस्ट वगैरह उसके अंदर रेंडर करना चाहें वो कैसे होंगी। तो ये सारे के सारा प्रोसेस हम इंशाल्लाह आगे सब्सिक्वेंट जो वीडियोस लेक्चर्स आ रहे हैं उनके अंदर हम इनको डिस्क्राइब करेंगे। फिल वक्त जो है वो आप इन चीज़ों को समझ लें, अपने तौर पे इसकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई मसला आता है तो कमेंट के अंदर ज़रूर जो है वो उसको डिस्कस करें। तो बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।